हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को स्वागत है फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर। मैं सर्वेश कुमार दीक्षित आज आपके लिए लेके आया हूं पी ब्लॉक का नेक्स्ट नंबर का लेक्चर। देखिए, आज हम लोग जो डिस्कशन करने जाएंगे वो डिस्कस करेंगे हैलाइड ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में, कि पी ब्लॉक एलिमेंट के हैलाइड किस तरह से बिहेव करते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्या हैलाइड्स ऑफ पी ब्लॉक। तो आज का जो डिस्कशन है वो हैलाइड्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। अब देखो, हैलाइड्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट में क्या क्या बातें याद रखनी चाहिए, कौन सी बातें हैं, उन पर डिस्कशन करते हैं एक एक करके। ठीक है, तो जरा बातों को अच्छे से समझिएगा। देखो यार, सबसे पहली बात, ग्रुप नंबर 15। सबसे पहला डिस्कशन ग्रुप नंबर 15 का है। तो ग्रुप नंबर 15 का यदि हम लोग डिस्कशन करें तो ग्रुप नंबर 15 में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। एक मेरे दोस्त होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, नई पड़ोसन ऐसी सब बिगड़े। नई पड़ोसन ऐसी सब बिगड़े। अब इसमें से जरा गौर से समझो। पॉइंट नंबर 1, नाइट्रोजन does not form pentahalide due to absence of vacant orbital। नाइट्रोजन जो होता है वो बच्चों पेंटाहेलाइड नहीं बनाता है। ठीक है, उसका रीजन, उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होते। मतलब नाइट्रोजन जो है इस तरह के हैलाइड तो बना देगा मगर इस तरह के हैलाइड को नहीं बनाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि नाइट्रोजन होता है 7। यदि नाइट्रोजन 7 है तो 1s2 2s2 2p3। अब 2p3 सभी बच्चे जानते हैं इस तरह से बनता है। ये देखो ऐसे। अब यार, जब इसके पास 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हैं तो ये 3 ही सिग्मा बॉन्ड तो बना सकता है। 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा, 5 सिग्मा बॉन्ड तब बनते हैं जब उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो। जैसे फास्फोरस, यदि हम फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस के पास वैकेंट ऑर्बिटल हैं। ये देखो 3s2 3p3 3d0। तो फास्फोरस इस तरह से एक्साइट करके क्या करता है, वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को जंप करा लेता है इस तरह से। देखिए, अब जरा बात को समझिएगा। ये है 3s, ये है 3p, ये है 3d। 2 इलेक्ट्रॉन यहां, यहां और यहां। जब उसको 5 बॉन्ड बनाने होते हैं तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पे जंप कर जाता है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन जब यहां पे जंप कर जाता है तो ये ऐसे हो जाता है, और वो 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन बनाकर ऑर्बिटल को कंप्लीट कर लेता है। 1 2 3 4 5। ये देखो इस तरह से फास्फोरस पेंटावैलिएंट कंपाउंड बना देता है। मगर नाइट्रोजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं क्योंकि सेकंड सेल है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन सिर्फ ट्राई हैलाइड ही बना पाता है। ठीक है, बट अदर एलिमेंट फॉर्म पेंटाहैलाइड। तो जरा पहला पॉइंट समझो, नाइट्रोजन जो है वो सिर्फ ट्राई हैलाइड बनाएगा, पेंटाहैलाइड नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं। वैकेंट कौन से ऑर्बिटल? डी ऑर्बिटल। उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते, जिसकी वजह से वो पेंटाहैलाइड नहीं बना पाता है, सिर्फ ट्राई हैलाइड बना पाता है।
इसका मतलब ये बात हो गई कि हमारे जो मॉलिक्यूल हैं वो किस किस तरह के बनाएंगे। नाइट्रोजन सिर्फ इस तरह का बनाएगा, फास्फोरस इस तरह के भी हैलाइड बनाएगा और इस तरह के भी हैलाइड बनाएगा। Sb, ठीक है, सॉरी आर्सेनिक तो रह गया है। हाँ देखो, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये भी क्या करेंगे, दोनों तरह के हैलाइड बनाएंगे, है ना। इस तरह के भी हैलाइड बनाएंगे और इस तरह के हैलाइड बनाएंगे। बात समझ गए। अब एक एक करके प्रॉपर्टी को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी पूछी जाती है, तो जरा गौर से देखिए यार। अब एक एक करके हम लोग प्रॉपर्टी का डिस्कशन कर रहे हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी, थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी, यदि हैलाइड की थर्मल स्टेबिलिटी पूछी जाए तो तुम कैसे बताओगे। तो जरा देखो, किसी भी हैलाइड की थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है और किन बातों पर डिपेंड करती है। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। देखो, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन के। ठीक है, ये कब होगा, जब हैलोजन वेरिएबल हो और मेटल सेम हो। वेरिएबल कौन हो, हैलोजन हो। मतलब यदि किसी ने मेरे से पूछा तो हम कहेंगे ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है, ऐसा। यदि कोई मेरे से पूछता है तो हम ये कहेंगे कि ये थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर है, ऐसा। ये इनमें से ये तीन तो थर्मली अनस्टेबल होते हैं, अनस्टेबल। कौन से तीन, NCl, NCl3, NBr3, Ni3 अनस्टेबल होते हैं, सिर्फ NF3 स्टेबल होता है। और थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है, और ये सभी स्टेबल होते हैं मगर ऑर्डर ये है। तो जब भी कहीं ऑर्डर की बात करें तो पहला पॉइंट तो ये हुआ कि आप ऑर्डर निकालोगे कैसे। बात समझ पा रहे हो, ये देखो। अब दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या, मान लो मेटल वेरिएबल हुआ तो, है कि नहीं। तो देखो जरा, थर्मल स्टेबिलिटी, डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस। यदि मैटर वेरिएबल है तो डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी, ऐसे। मतलब नाइट्रोजन को छोड़कर, एक्सेप्ट नाइट्रोजन है, सॉरी, मतलब ऐसे, इसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। ये देखो, यदि थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछता है, और ये रूल सभी ग्रुपों पे सेम तरह से लगेगा। ग्रुप नंबर 15 पर भी यही वैलिड है, 16 पर भी यही वैलिड है, ध्यान रखिएगा। ये दोनों ग्रुपों में वैलिड है। ग्रुप नंबर 15 और 16 दोनों पर वैलिड है। इवन 14 और 13 पर भी वैलिड है। ये यूनिवर्सल है, सब पे यही लगेगा। क्या, थर्मल स्टेबिलिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी यदि हैलोजन वेरिएबल है तो। यदि हैलोजन के कॉस्ट करके कांस्टेंट कर देगा तो डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी, डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी। नाइट्रोजन को ना देखना, ठीक है। पहली हेडिंग खत्म हुई थर्मल स्टेबिलिटी की बात। अब जरा देखो यार, दूसरी हेडिंग पे चलते हैं। दूसरी हेडिंग क्या है जरा समझो। नेक्स्ट नंबर जो इंपॉर्टेंट भी है और हम लोगों को समझनी भी चाहिए, वो क्या है उसको देखो। दूसरी हेडिंग है हमारी इलेक्ट्रॉन डोनर टेंडेंसी।
इलेक्ट्रॉन डोनर टेंडेंसी का मतलब हुआ लुईस बेस नेचर। जरा इस बात को हम लोग समझते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो जरा देखो यार दोस्त कि ये क्या कहना चाह रहा है, जरा बात को समझिएगा अच्छे से, ठीक है, कि क्या है लुईस बेस होते क्या है। यदि मैं किसी बच्चे से पूछूं कि जरा लुईस बेस की डिफिनीशन बताओ कि लेवाइस बेस किसे कहते हैं, तो बच्चे डिफिनीशन ये बोलते हैं, वो क्या होते हैं, लोन पेयर डोनर होते हैं, लोन पेयर डोनर एंड फॉर्म, आप जरा पूरी डिफिनीशन समझना, एंड फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। पूरी डिफिनीशन को गौर से समझो। जो हमारे लुईस एसिड होते हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या है कि वो एक तो लोन पेयर डोनर होते हैं, साथ साथ में वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं एलिमेंट के साथ। मतलब कुछ ऐसा जो लुईस बेस होगा, देखो जो लुईस बेस होगा वो क्या करेगा, यदि कोई लुईस बेस है तो वो लोन पेयर डोनेट करेगा लुईस एसिड को ऐसे, और साथ साथ में एक कोवैलेंट बॉन्ड भी बनाएगा ऐसे। ये कोवैलेंट बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इस तरह से। तो यार इनके पास पूरी डिफिनीशन में दो टर्म होते हैं कि लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी होनी चाहिए और साथ साथ में दोस्त कोवैलेंट बॉन्ड भी बनाना चाहिए। ध्यान रखना, कोवैलेंट बॉन्ड बनाना चाहिए। अब जरा बताओ, दो केस है, पहला जब हैलोजन वेरिएबल हो, तो जब हैलोजन वेरिएबल होगा तो क्या होगा, तो जरा देखो हैलोजन वेरिएबल होगा तो क्या होगा, ठीक है, उस बात को जरा समझो। तो हमेशा लुईस बेस कैरेक्टर जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन की। मतलब इसकी इससे ज्यादा ये होगा, इससे ज्यादा ये होगा, और इससे ज्यादा सबसे ज्यादा लुईस बेस कौन होगा, ये होगा। क्यों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी कम होगी लुईस बेसिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। किसी ने कहा सर ये आपने कैसे चिपकाया है, तो जरा गौर से बात को समझिएगा कैसे चिपकाया है। हैलोजन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई तो लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई तो लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। यदि हैलोजन वेरिएबल है तो लुईस बेस कैरेक्टर जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। समझ रहे हो। अब जरा देखो यार बात को, कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। इधर जरा देखिए आप अच्छे से। अब बात आती है डाउन द ग्रुप। तो डाउन द ग्रुप जरा समझो। डाउन द ग्रुप लुईस बेस कैरेक्टर या नेचर decreases because metallic nature of element increases। अब जरा इस बात को आप अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये बात जब भी आती है तो बच्चों से गलत जरूर होती है। अब आप इस बात को जरा समझना कि मैंने ये क्यों लिखा है और कैसे लिखा है। जरा बात को अच्छे से समझो दोस्त। क्या लिखा है जरा देखो, लोन पेयर डोनर एंड फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। डाउन द ग्रुप नीचे आओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती चली जाएगी, तो लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ती चली जाएगी, मगर उसका मेटालिक कैरेक्टर भी बढ़ रहा है, और मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो वो आयनिक बॉन्ड बनाएगा ना, कोवैलेंट बॉन्ड थोड़ी बनाएगा। और हमें बनाना कैसा है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाना है। डेफिनेशन चेक करो, कोवैलेंट बॉन्ड बनाना है। इस वजह से ध्यान रखिएगा कि डाउन द ग्रुप जो होता है वो लुईस बेस कैरेक्टर जो होता है वो डिक्रीज करता है।
ठीक है, जनरली बच्चे क्या करते हैं, इंक्रीज करा देते हैं। लुईस बेस करेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि मेटालिक करेक्टर बढ़ रहा है तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी कम हो रही होगी। वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा ही नहीं, बिस्मथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा ही नहीं। वो क्या कर रहा है, वो तो ये कहेगा कि तुम पूरा इलेक्ट्रॉन ले लो हमसे, हम कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाएंगे। तो नीचे आने पर बच्चे इस तरह से इस चीज को कैलकुलेट करते हैं। बच्चे कैसे कैलकुलेट करते हैं कि यार नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, तो इसका मतलब लुईस बेस करेक्टर बढ़ेगा, है, क्योंकि उनका सारा फोकस इस पर रहता है, इस पर, इस बात पर रहता ही नहीं है। तो ध्यान रखना, लुईस बेस का मतलब क्या है कि कोवैलेंट बॉन्ड बनाने हैं, लोन पेयर देना भी है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाना भी है। और कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी नीचे आने पर डिक्रीज हो रही होती है, क्योंकि मेटालिक नेचर इंक्रीज हो रहा है। इसलिए ध्यान रखना, लुईस बेस करेक्टर डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगा। क्वेश्चन आते हैं, ये इंपॉर्टेंट हेडिंग है, ध्यान रखिएगा। तो इतनी में हमको क्या याद रखना है, हमको बस दो बातें याद रखनी है। लुईस बेस करेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यदि हाइड्रोजन चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज कर रहा है। और यही कहानी लुईस एसिडिक करेक्टर में है। हेडिंग नंबर 3, लुईस एसिडिक नेचर, लोन पेयर एक्सेप्टर टेंडेंसी, लोन पेयर एक्सेप्टर टेंडेंसी। अब लोन पेयर एक्सेप्टर टेंडेंसी की बात की जा रही है, तो जरा बताओ लोन पेयर एक्सेप्टर टेंडेंसी में क्या होगा, बताओ बच्चों, लोन पेयर एक्सेप्टर टेंडेंसी। तो अब जरा बातों को समझिएगा। लुईस बेस होते हैं, लुईस एसिड होते क्या है, इनकी डिफिनीशन समझो, पूरी डिफिनीशन। ये लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, लोन पेयर एक्सेप्टर होते हैं। तो लोन पेयर एक्सेप्ट करके क्या अपने पास रख लेते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, बताओ। लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं एंड फॉर्म, आधी अधूरी डिफिनीशन, जी का जंजाल, आधा अधूरा ज्ञान जो होता है वो हमेशा डसता है, डसता है मतलब निगेटिव आंसर बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड। इसलिए ध्यान रखो, अच्छे से नॉलेज पूरा लो, आधे अधूरे नॉलेज से क्या है माइनस लेके आओगे, है ना, और पूरे नॉलेज से प्लस लेके आओगे, डिफरेंस ये है। तो जरा देखो, ये भी क्या होते हैं, ये लोन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो मेरे दोस्त जरा ये चेक करो, तो सबसे पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना, नाइट्रोजन हैलाइड, नाइट्रोजन ट्राई हैलाइड does not show lone pair acceptor tendency because absence of वैकेंट ऑर्बिटल। अब जरा इस बात को गौर से समझिए भाई, जब तुम किसी से लोन पेयर रखोगे तो कहां रखोगे भाई, किसी से तुमने लोन पेयर लिया, जब दोस्त तुम लोन पेयर लोगे तो कहीं ना कहीं तो रखोगे ना, तो वैकेंट ऑर्बिटल तो हो जाएंगे। लोन पेयर एक्सेप्टर एंड फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, जब तुम किसी से लोन पेयर ले रहे हो तो अपना खाली ऑर्बिटल लगाओगे ना, अपना खाली ऑर्बिटल लगाओगे। जैसे ये देखो, ये है BF3, अब ये किसी मॉलिक्यूल से लोन पेयर ले रहा है, ये देखो ऐसे। तो जब ये इस मॉलिक्यूल से लोन पेयर ले रहा है तो यार इसका क्या लग रहा है, भरा ऑर्बिटल, और इसका क्या लग रहा है, खाली ऑर्बिटल। एक मिनट ये देखो, इसका क्या यूज हो रहा होगा, भरा ऑर्बिटल, और इसका क्या यूज हो रहा होगा, खाली ऑर्बिटल, ऐसे,
है ना। देखो इस बात को थोड़ा सा और अच्छा करता हूं। इसका तो भरा ऑर्बिटल यूज हो रहा है ऐसे। ये और इस भाई का तो खाली ऑर्बिटल लगेंगे ना। ये देखो और कोवेलेंट बॉन्ड बना। अब जरा इस बात को आप अच्छे से देखो, तो इसमें क्या लग रहा है, जो हमारा लुईस एसिड है उसका खाली ऑर्बिटल लग रहा है। वो क्या कर रहा है, लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है मगर कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए उसका खाली ऑर्बिटल चाहिए है। अब क्या नाइट्रोजन के पास खाली ऑर्बिटल होता है? नहीं। तो नाइट्रोजन ये प्रॉपर्टी नहीं शो करता है। नाइट्रोजन जो है लुईस लोन पेयर एक्सेप्टर प्रॉपर्टी नहीं शो कर पाता है। क्यों नहीं शो कर पाता है? क्योंकि बेचारे के पास वैकेंट ऑर्बिटल होते ही नहीं है, और जब वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो इस तरह की प्रॉपर्टी कैसे शो कर पाएगा? बात समझ पाए? तो नाइट्रोजन तो इस प्रॉपर्टी से परे है, वो कहता है यार हमारे तो बस की बात नहीं है। अब बाकी शो करते हैं, तो बाकी कैसे शो करते हैं जरा देखो। ये देखो, यदि इसको फ्लोरीन निगेटिव दे दो तो भाई यार ये ऐसे बना लेता है। ये देखो ये क्या हुआ, ये ऐसा हुआ है। ये देखो अब ये क्या हो गया, लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, लुईस एसिड हो गया ऐसे। आपने इसके बारे में भी देखा होगा, आर्सेनिक भी ये करता है। सॉरी, ये देखो क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है और भाई अपना इलेक्ट्रॉन ले रहा है इस तरह से, और लुईस एसिडिक करेक्टर है। मगर नाइट्रोजन ऐसा नहीं करता है। मगर नाइट्रोजन ऐसा नहीं करता है, क्यों? क्योंकि उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होते हैं। बात समझ पा रहे हो ना? आगे बढ़े, चलो। बच्चों ने कहा सर आगे बढ़ो, तो अब जरा डाउन द ग्रुप तो गौर समझो। लुईस एसिडिक नेचर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन। जितनी ज्यादा हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ज्यादा ये करेक्टर होगा। वेरिएबल जब क्या हो, हैलोजन वेरिएबल हो। यदि हैलोजन वेरिएबल है तो ये आंसर है। क्यों? आप जानते हो भैया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो क्या होगा, चार्ज ज्यादा आएगा। चार्ज पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आएगा तो आप दूसरों के इलेक्ट्रॉनों को आसानी से गेन कर पाओगे। भाई देखो ऐसे है। अब देखो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा ऐसे, तो यहां पर प्लस चार्ज ज्यादा आएगा, है कि नहीं? यहां पर प्लस चार्ज ज्यादा आएगा ऐसे, और ये कम खींचेगा तो यहां पर जो प्लस चार्ज आएगा वो कम आएगा ऐसे। प्लस चार्ज ज्यादा होगा तो लोन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। लोन पेयर एक्सेप्टर टेंडेंसी हाई, है कि नहीं? तो इसी वजह से कहा जाता है कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ज्यादा लुईस एसिडिक करेक्टर होगा। लुईस बेसिक करेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो लुईस एसिडिक करेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब यहां पर हम एक नोट डाल के बात लिख रहे हैं क्योंकि बच्चे यहां पर जरूर गलत करते हैं। डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप लुईस एसिडिक नेचर
डिक्रीजेस। जरा गौर से देखो, दोनों बार डिक्रीज लिखा है। जब मैंने लुईस बेस लिखा तो भी डिक्रीज लिखा है, ये देखो, डाउन द ग्रुप लुईस बेस करेक्टर डिक्रीजेस बिकॉज मेटेलिक नेचर ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस। आज भी तो वही है, बिकॉज, क्यों? क्योंकि मेटेलिक नेचर इंक्रीज कर रहा, बिकॉज मेटेलिक नेचर ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस। यार मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज करेगा तो कोवेलेंट बॉन्ड तो यहां पर भी नहीं बनेगा, और बनाना इसको भी तो कोवेलेंट है। तो ध्यान रखिएगा, लुईस एसिड और लुईस बेस दोनों करेक्टर डाउन द ग्रुप डिक्रीज करते हैं। डाउन द ग्रुप डिक्रीज, जनरली ऐसा होता नहीं है। जर्नली ऐसा होता नहीं है। जर्नली क्या होता है, एसिडिक करेक्टर इंक्रीज तो बेसिक करेक्टर डिक्रीज, बेसिक करेक्टर इंक्रीज तो एसिडिक करेक्टर डिक्रीज। दोनों क्यों डिक्रीज हो रहे हैं? क्योंकि यार दोनों को कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है, और मेटेलिक नेचर बढ़ेगा तो वो कोवेलेंट नहीं बनाएगा ना। इसलिए ध्यान रखना, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बच्चे ये सोचते हैं यदि वो डिक्रीज हुआ है तो ये इंक्रीज होगा, ये इंक्रीज हुआ है तो वो डिक्रीज होगा, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों ही डिक्रीज होंगे। हैलोजन वेरिएबल है तो अलग अलग केस है। तो इतनी देर में हमने पढ़ाया क्या? इतनी देर में सिर्फ तुम्हें 3 स्टेटमेंट याद रखने हैं। क्या? डाउन द ग्रुप पूछा जाए तो चाहे लुईस एसिडिक करेक्टर पूछे चाहे लुईस बेसिक करेक्टर पूछे, डिक्रीज करा देना, ठीक है। और यदि मेरे दोस्त हैलोजन को वेरिएबल करे तो लुईस एसिडिक करेक्टर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और लुईस बेसिक करेक्टर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों? इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो प्लस चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा तो लोन पेयर गेन करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, ठीक है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल लुईस बेसिक करेक्टर, क्योंकि प्लस चार्ज जितना ज्यादा होगा उतनी ही तेजी से वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, लूज नहीं करेगा। ये देखो, बात समझ पाए हो दोनों को? दोनों हेडिंग हमारी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, बात समझ पाए कैसे करना है? अब जिद कर रहे हो तो तीसरी हेडिंग चलते हैं, तीसरी नहीं चौथी, इंपॉर्टेंट है ये भी, हाइड्रोलिसिस। देखो, हाइड्रोलिसिस के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट देता हूं, जरा इसको ध्यान रखिए क्यों होता है। जब भी आप हैलाइड की हाइड्रोलिसिस कराओगे, कैसे हैलाइड? नॉन मेटल के हैलाइड, तो आंसर फिक्स है, हमेशा क्या बनेगा? ऑक्सो एसिड ऑफ सेंटर एटम विथ सेम ऑक्सीडेशन नंबर, प्लस क्या बनेगा? HX एसिड। ये कॉन्सेप्ट है कि जब भी आप हैलाइड के हाइड्रोलिसिस कराओगे, ऑक्सो एसिड बनेगा सेम ऑक्सीडेशन नंबर का, वो भी सेंट्रल एटम का, एक्सेप्ट नाइट्रोजन। बस ये काम नाइट्रोजन में नहीं होता है, बाकी सब में एक ही आंसर आना है। बाकी सब में क्या है? एक ही आंसर आना है दोस्त। ये एक मिनट, बाकी सब में यही आंसर आना है। बच्चों ने कहा कैसे? मैंने कहा ऐसे, जैसे किसी ने PCl5 की हाइड्रोलिसिस करा दी, ऑक्सीडेशन नंबर 5, H3PO4, इसमें 5 होती है, 5 बन गया। HX हाइड्रोजन कौन है? Cl। बस ये कहा जा रहा है। क्या बना दोगे? सल्फर की यहाँ कितनी है? 6। 6 किस में होती है? H2SO4 में। तुम्हें ये पढ़ाया जा रहा है ऐसा। ऐसा पढ़ाया जा रहा है।
ऐसा पढ़ाया जा रहा है। ये देखो, ये कॉन्सेप्ट बताया गया है। अब इस कॉन्सेप्ट में थोड़ा एक एक करके कहानी को आगे बढ़ाते हैं। नाइट्रोजन ऐसा नहीं करता है, मैंने लिखा है। उसका रीजन है कि नाइट्रोजन ऐसा नहीं करता है। उसका रीजन क्या है तो जरा समझो। नाइट्रोजन की यदि हम ट्राई हैलाइड की कराएं तो वो ये बनाता है, नाइट्रोजन का हैलाइड बना देगा और उसका ऑक्सो एसिड बनाएगा, ऐसे ये बनाता है। ऐसा कैसे, जरा समझिए। देखो हम Cl ले लेते हैं, ठीक है, एक मिनट। एक्सेप्ट, ये हाइड्रोलिसिस करता ही नहीं है। अब जरा इस बात को एक एक करके समझाते हैं। देखो, यदि कहीं हैलोजन आपने लिया है इस तरह से और इसकी हाइड्रोलिसिस करा दी तो यार ये बन जाता है। कैसे बनता है तो जरा समझिए। सबको पता है कि वाटर जो होता है एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। अब यार ये न्यूक्लियोफाइल है तो अटैक कहां पे करे, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है नहीं, तो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। जब सेंट्रल एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं तो हमेशा सेंट्रल एटम पे अटैक करता है कौन, वाटर। मगर यदि सेंट्रल एटम पे वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो फिर वो हैलोजन पे अटैक करता है। अब सिर्फ नाइट्रोजन ही ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके सेंट्रल एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, बाकी सब में हमेशा होते हैं। तो ये अटैक किया, ये ऐसे चला गया। ये देखो, इसने अटैक किया, इसका बॉन्ड ब्रेक हो गया, इसका बॉन्ड ब्रेक हो गया तो इनके बीच में बॉन्ड आ गया। अब ये क्या करता है जरा देखो, यहां पे प्लस चार्ज है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे लाएगा और इसको कन्वर्ट कर देगा ऐसे, और ये जो प्रोटॉन निकला है वो प्रोटॉन इसको मिलेगा, तो ये आ गया और साथ में आ गया ये। अब इसी तरह से 2 बार और करा दो, 2 वाटर मॉलिक्यूल और डाल दो तो ये अमोनिया बन जाता है और 3 मॉलिक्यूल इसके बन जाते हैं। ये बैलेंस करना चाहो तो कर दो यार। HF NF3 क्यों नहीं करा रहा है, ना तो नाइट्रोजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है और ना फ्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो इस तरह की मैकेनिज्म चलेगी कैसे। इसलिए NF3 की हाइड्रोलिसिस नहीं होती है। और नाइट्रोजन की हाइड्रोलिसिस होती भी है दोस्त, तो नाइट्रोजन इस तरह से हाइड्रोलिसिस करता है, अमोनिया बनाता है और ऑक्सीक्लोराइड बनाता है, हाइपो HOS, ठीक है ना, हाइपोहेलस बोलते हैं। हाइपोहेलस मतलब हाइपो ऑक्सीक्लोराइड मतलब हेलोजन है तो क्लोरस एसिड बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं, क्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड। अब नाइट्रोजन की जगह कोई और हुआ तो सिंपल सी उसी तरह से करेगा ये, जैसा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया गया है। जैसे फास्फोरस 3 है, 3 का एसिड बना देगा और ये देखो सॉरी HX मतलब HCl बना देगा, ठीक है कि नहीं। अब यहां पर भी एक नोट है, कभी कभी बच्चों को फंसाने के लिए हम लोग क्या करते हैं जरा देखना, ये 5 है, इसकी हाइड्रोलिसिस कर दो तो ये आ गया H3 H3PO4 प्लस HCl। अब H3PO4 प्लस HCl है, इसको बैलेंस कर लो,
तो जब दोस्त बैलेंस करोगे तो ये बैलेंसिंग आई है। इसका मतलब क्या है, इसका 1 मोल खर्च हो रहा है, इसके 4 मोल खर्च हो रहा है, यही तो हो रहा है। ये देखो, मगर यदि यहां पर कहीं पर ऐसे लिख दिया जाए, पार्शली हाइड्रोलिसिस, कंप्लीटली हाइड्रोलिसिस ना कराई जाए इसकी, किसकी मेरे दोस्त, PCl5 की, तो क्या बनता है, तो बनता है प्रोडक्ट क्या, POCl3 प्लस 2HCl। मतलब जरा समझो, जब इसका 1 मोल और इसका 1 मोल लोगे तो ये आंसर आएगा, क्योंकि ये स्टेबल कंपाउंड होता है, स्टेबल होने की वजह से ये रुक जाती है रिएक्शन। तो क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान रखना, यदि वाटर एक्सेस में ना लेके 1 मोल लिया गया तो POCl3 प्लस 2HCl आएगा, और 4 मोल लिया गया तो ये आएगा। इन जनरल यही लिखा जाता है, मगर आपको कभी कभी घुमाया भी जा सकता है परेशान करने के लिए। तो इसकी हाइड्रोलिसिस का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि यदि हम लोगों को कहीं बच्चों को परेशान करना होता है तो हम इस तरह से कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं। एक्सेस में डालोगे तो H3PO4 प्लस 5HCl आएगा, मगर यदि आपने 1 मोल डाला तो ये आएगा POCl3 प्लस 2HCl। अब इसी पर फर्दर वाटर अटैक करेगा तो ये बनेगा, मगर इसका इंटरमीडिएट स्टेबल होता है, इसलिए यहां पर भी रिएक्शन रुक जाती है यदि वाटर आपने लिमिटिंग अमाउंट में डाला तो। ऑर्डर ऑफ हाइड्रोलिसिस, डाउन द ग्रुप हाइड्रोलिसिस डिक्रीज करती है हमेशा, मतलब नाइट्रोजन तो करता ही नहीं है, तो फास्फोरस से ही चालू होगी मेन, है ना। ऐसे ऐसे डाउन द ग्रुप हाइड्रोलिसिस पावर डिक्रीज होती है। किसी ने कहा क्यों 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 क्यों, अरे यार मेटेलिक पावर इंक्रीज हो रही है, मेटेलिक पावर इंक्रीज होगी तो वो लोन पेयर वाटर का क्यों लेगा, ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑफ मेटेलिक नेचर। जरा बताओ, यदि किसी का मेटेलिक नेचर इंक्रीज कर रहा है तो वो किसी से लोन पेयर लेगा कैसे, मेटल तो इलेक्ट्रॉन देने वाले होते हैं, लेने वाले थोड़ी होते हैं, इस वजह से ऐसा होगा। और इसी वजह से देखो ये होता है, इसी वजह से क्या होता है, यदि आप आर्सेनिक की हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये इक्विलिब्रियम में होती है ऐसे, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि मेटेलिक करेक्टर बढ़ रहा है, और मेटेलिक करेक्टर बढ़ा रहा तो ये एम्फोटेरिक हो जाता है। ये कैसा हो जाता है, एम्फोटेरिक। भाई कोई बच्चा इसको ऐसे भी तो लिख सकता है, बात तो एक ही है यार। और ये एम्फोटेरिक है तो रिएक्शन को पीछे ढकेल देता है। ये देखो, क्यों मेटेलिक करेक्टर बढ़ेगा तो बेस एसिड, एसिड से एम्फोटेरिक, फिर वो बेसिक होने लगेगा। और इसी तरह से SbCl3 की यदि वाटर से करा दो तो ये रिएक्शन ही नहीं कर पाता है, और ये पार्सली रिएक्शन करके ये बना देता है SbOCl। इस तरह का सॉल्ट है, प्रेसिपिटेट है, ऑरेंज कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है, ऑरेंज प्रेसिपिटेट। ये देखो इस तरह से, मतलब कंप्लीटली हाइड्रोलिसिस भी नहीं होती है, अच्छे से हाइड्रोलिसिस नहीं होती है, ये पार्सली हाइड्रोलिसिस है। बिस्मथ भी पूरी हाइड्रोलिसिस नहीं कर पाता, क्यों, क्योंकि मेटालिक नेचर इंक्रीज करता है, तो ये भी इसी तरह का कंपाउंड बनाता है ऐसे, सॉरी। इस तरह का ये, और ये कैसा होता है, वाइट प्रेसिपिटेट होता है, इसको बोलते हैं बिस्मथ ऑक्सी क्लोराइड।
तो ये क्या है, डाउन द ग्रुप हाइड्रोलिसिस डिक्रीज करता है, तो नीचे आने पर तो हाइड्रोलिसिस और नहीं हो पाती है, पार्शली हाइड्रोलिसिस होती है, पार्शली हाइड्रोलिसिस। किसी ने कहा वाई, ऐसा क्यों है कि पार्शली हाइड्रोलिसिस हो रही है? क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है ड्यू टू हाई मेटालिक नेचर, मेटालिक नेचर। क्यों? क्योंकि मेटालिक नेचर बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है। तो ये यार, ये ऑरेंज कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है, ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है। कौन? बिस्मथ व्हाइट कलर का बनाता है और ये ऑरेंज। और ये आयनिक कंपाउंड है, ध्यान रखना, ये दोनों ही आयनिक कंपाउंड है, ये दोनों ही क्या है? आयनिक कंपाउंड है। ये देखो प्लस माइनस मैंने इसीलिए लगा रखे हैं, ये ऑक्सो आयन बना रहा है, मतलब ये इस तरह से ब्रेक हो रहा है। देखो यदि मैं बिस्मथ वाले को लूं तो ये ऐसे ब्रेक होता है, ऐसे, इस तरह। तो ध्यान रखिए हाइड्रोलिसिस कैसे चल रही है, ठीक है। तो जरा देखो यार, नाइट्रोजन के जितने भी हैलाइड हैं ग्रुप नंबर 15, उन सब की कहानी बता दी, मतलब सारी प्रॉपर्टी हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। उनकी हाइड्रोलिसिस बता दी, थर्मल स्टेबिलिटी बता दी, लुईस एसिडिक करेक्टर बता दिया, लुईस बेसिक करेक्टर बता दिया, सारी बातें बता दी है। अब फास्फोरस पे थोड़ा चलते हैं, फास्फोरस की बात करते हैं। तो फास्फोरस के बारे में कुछ डिटेल देते हैं, जरा ध्यान रखिएगा नोट से। क्या क्या नोट है, जरा ध्यान रखो। नोट नंबर 1 जो फास्फोरस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, वो क्या होता है? PCl5, PF5, PCl5, PBr5 और PI5। जरा समझो, गैस फेज, लिक्विड फेज और सॉलिड फेज, तीनों फेज में ये इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। किस फॉर्म में? मोनोमेरिक फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। अब ये समझो जरा, ये दो तरह से एग्जिस्ट करता है, गैस है और लिक्विड है, तो ये मोनोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मतलब इस तरह से। मगर यदि सॉलिड है, सॉलिड स्टेट में ये क्या करता है? ये इस तरह से एग्जिस्ट करता है, दो PCl5 आपस में रिएक्शन कर जाते हैं और इस तरह का आयनिक प्रोडक्ट बनाते हैं और इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इस फॉर्म में PCl4 पॉजिटिव और PCl6 निगेटिव फॉर्म में। इसी तरह इसके बारे में है, ये भी यही करता है। यदि गैस है और लिक्विड है तो बच्चों मोनोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, मतलब बिल्कुल ऐसा ही बनाएगा जैसा होता है, ऐसे। मगर यदि कहीं सॉलिड फेज है, मतलब सॉलिड स्टेट है, तो यार दोस्त ये सॉलिड स्टेट में ये भी कुछ ऐसा ही करता है, बस इसके दो मॉलिक्यूल नहीं लगते हैं, इसका साइज बड़ा होता है, तो ये इस तरह से एग्जिस्ट करता है, सॉलिड स्टेट ऐसे। और PI5 एग्जिस्ट ही नहीं करता है, डज नॉट एग्जिस्ट, PI5 बनता ही नहीं है, PI5 बनता ही नहीं है। क्या है, किसने नहीं बनता है? वेरी लार्ज साइज ऑफ फ्लोरीन, आयोडीन। आयोडीन इतना बड़ा होता है जिसकी वजह से फास्फोरस 5-5 आयोडीन को होल्ड ही नहीं कर पाता है। आयोडीन इतना बड़ा होता है कि 5-5 आयोडीन फास्फोरस से होल्ड ही नहीं हो पाते हैं, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है। होल्ड करने के दो रास्ते होते हैं, या तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो तो भी होल्ड हो जाता है, ठीक है, या खुद का साइज बड़ा हो, तो दोनों जगह दिक्कत है।
फास्फोरस का ना तो खुद का साइज बड़ा है इतना, और साथ साथ में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी कम होती है, इसलिए Pi5 एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट जरा समझो, नोट नंबर 2, PCl5 ये जो होता है, ध्यान रखिए, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। PCl5 जो होता है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी होता है, वाटर निकालने के काम में भी आता है, और क्लोरीनेटिंग एजेंट भी होता है, क्लोरीन भी देता है, और क्लोरीनेटिंग एजेंट भी होता है, ये क्लोरीन भी देता है, दोनों काम करता है। जैसे देखो H2SO4 है, PCl5 से आपने रिएक्शन करा दी तो यार 2 क्लोरीन दे देगा, ऐसा बना देगा, OH को हटा के क्लोरीन लगा देता है इस तरह। जहां पर ये क्लोरीनेटिंग एजेंट होता है इसका काम बस ये होता है, जहां पर भी ये क्लोरीनेटिंग एजेंट होता है ये काम होता है, OH को हटा के Cl लगाना, और H2SO4 ऐसा ही तो है, OH हटा के Cl लगा दो इस तरह। इसी तरह अल्कोहल से करा दो, OH हटा के Cl लगा देता है। इसी तरह एसिड से करा दो, OH हटा के Cl लगा देता है। क्यों? क्योंकि क्लोरीनेटिंग एजेंट भी है और डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है, पानी भी निकाल देता है, पानी भी निकाल देता है। तो पानी निकालने के भी काम आता है। जैसे ये देखो एमाइड है, एमाइड में PCl5 डाल दोगे ना तो ये पानी निकाल देगा, ये बना देगा, पानी भी खींच लेता है। क्यों? क्योंकि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है, दोनों काम करता है, और क्लोरीनेटिंग एजेंट भी होता है, OH को हटा के Cl भी लगाता है। तो ध्यान रखिए PCl5 मॉलिक्यूल थोड़ा खतरनाक टाइप का है, दोनों काम करता है, घुमा देगा तुम्हें। ठीक है, अब जरा देखो बात को आगे बढ़ाते हैं। अब नाइट्रोजन के बाद कौन? तो नाइट्रोजन के बाद ग्रुप नंबर 16। तो ग्रुप नंबर 16 में भी डिट्टो यही बातें हैं, डिट्टो यही बातें हैं, सेम कॉन्सेप्ट है, सब कुछ सेम है। वहां पर आपको सिर्फ ये बात अच्छे से याद रखनी है, ये वाला क्वेश्चन जरा समझो। ठीक है, एक एक करके। देखिए O2F, O2F, पहले बात करते हैं इनके नाम की, इनका नाम क्या होगा। तो जरा देखो इनका नाम क्या होता है, इसको बोला जाता है डाई ऑक्सीजन फ्लोराइड, और इसको बोला जाता है डाई ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड। अब जरा इस बात को मैं समझाता हूं कि ये कहानी क्या है, गौर से समझिए। होता क्या है, जब ऑक्सीजन निगेटिव होता है तो ऑक्साइड बोला जाता है, और जब हैलोजन निगेटिव होता है तो हैलाइड बोला जाता है। अब होता क्या है कि फ्लोरीन हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, तो जब आप इसका फिगर बनाते हो तो ये ऐसे है, तो ये ऑक्साइड नहीं है, ये फ्लोरीन का ऑक्साइड नहीं बोला जाता है, ये बोला जाता है ऑक्सीजन का फ्लोराइड। इसको बोलना तो चाहिए कि फ्लोरीन का ऑक्साइड है, मगर ये फ्लोरीन का ऑक्साइड नहीं बोला जाता है। क्यों नहीं बोला जाता है? क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसीलिए ये बोले जाते हैं फ्लोराइड ऑफ ऑक्सीजन। ये क्या बोले जाते हैं? ये बोले जाते हैं फ्लोराइड ऑफ ऑक्सीजन, फ्लोराइड ऑफ ऑक्सीजन बोले जाते हैं, और इसी वजह से इनका नॉमेनक्लेचर ऐसे लिखा जाता है, क्योंकि ये फ्लोराइड ऑफ ऑक्सीजन है। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट, यदि मैं ये क्वेश्चन पूछ लूं तो बताओगे कैसे?
देखो क्वेश्चन नंबर 1 ये है, हमारे पास हाइड्रोजन परऑक्साइड और ये है हमारे पास ये। इसकी डिस्टेंस को ए कहा गया है, इसकी डिस्टेंस को बी कहा गया है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच की डिस्टेंस। अब पूछा जा रहा है बताओ कौन सी ज्यादा हो। दूसरा क्वेश्चन, इसकी डिस्टेंस को ए कहा गया है और इसकी डिस्टेंस को बी कहा गया है। अब बताओ डिस्टेंस कौन सी ज्यादा हो। बॉन्ड डिस्टेंस की बात की है तो जरा गौर समझो, यहां पे इलेक्ट्रॉन है ये, तो इनके बीच में क्या होता है, हाई रिपल्सन आता है, जिसकी वजह से बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रेच होता है, और बॉन्ड स्ट्रेच होने की वजह से बॉन्ड लेंथ जो होती है बढ़ जाती है। और बच्चों ने कहा वहां पर ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींच लेता है, तो इनके बीच में क्या है, लो रिपल्सन आता है, और रिपल्सन कम होगा तो बॉन्ड शॉर्टर होगा। तो ध्यान रखना, हाइड्रोजन परऑक्साइड और ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में यदि बॉन्ड लेंथ की बात करें तो ये वाला बॉन्ड ज्यादा बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे आती है तो ये रिपल करते हैं तो बॉन्ड खिंच जाता है, और यहां पर ऐसा नहीं हो पाता है। अब यहां पर कैसे करोगे, तो यार इसमें एक स्पेशल टाइप का रेजोनेंस पाया जाता है। कैसे, ये देखो, ये ऐसे ब्रेक हो गया, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ऐसे आके इसको स्टेबलाइज करते हैं, ये देखो इस तरह से। तो इसमें एक स्पेशल टाइप का रेजोनेंस है और इसमें ऐसा कोई रेजोनेंस नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से ये पार्सली डबल हो गया, और वो कैसा है, सिंगल है? तो इसलिए बी जो होता है से ए बड़ा होता है। तो ये दो क्वेश्चन याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, अब जरा देखो यार, बातें जो बतानी है आपको वो कौन सी बतानी है, जरा ध्यान दीजिए। हाँ बच्चों, अब जो बातें डिस्कस करने जा रहा हूं वो कौन सी बात है, वो है इंटर हैलोजन कंपाउंड। इंटर हैलोजन कंपाउंड क्या होते हैं ये डिस्कस करते हैं। इंटर हैलोजन कंपाउंड, गुड। देखो इंटर हैलोजन कंपाउंड कौन से कंपाउंड है, हम लोग अब उनका डिस्कशन कर रहे हैं कि इंटर हैलोजन कंपाउंड कैसे होते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा अच्छे से, ठीक है, पूछे जाते हैं। देखो, जब हैलोजन की रिएक्शन हैलोजन से कराते हो, दोनों ही हैलोजन है अलग अलग टाइप के, तो इंटर हैलोजन कंपाउंड बनते हैं इस तरह के। ये इनको हम बोलते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड। इंटर हैलोजन कंपाउंड क्या किया जा रहा है, हैलोजन की रिएक्शन हैलोजन से कराई जा रही है। तो जब हैलोजन की रिएक्शन हैलोजन से होती है तो इंटर हैलोजन कंपाउंड बनते हैं। कैसे कैसे हो सकते हैं, तो ये इतने तरह के हो सकते हैं। हैलोजन की वैलेंसी दोस्त कितनी होती है, तो सबको पता है कि हैलोजन की वैलेंसी कितनी होती है कि नहीं। तो हैलोजन की वैलेंसी हमारे पास जितनी होती है उसके हिसाब से क्या क्या आ सकता है, जरा देखो। हैलोजन एक बैलेंसी शो करेगा तो ऐसा, हैलोजन 3 बैलेंसी शो करेगा तो ऐसा, हैलोजन ऑड नंबर में करता है 5 बैलेंसी शो करेगा तो ऐसा, और 7 बैलेंसी शो करेगा तो ऐसा। इस तरह के इंटर हैलोजन कंपाउंड पॉसिबल हैं। अब बात आती है दूसरी, इसमें से कौन क्या क्या होगा। जो इंटर हैलोजन कंपाउंड बनाए गए हैं इसमें से कैसे पता चलेगा कि कौन क्या होगा और किस तरह से बनेगा। तो अब हम इस बात को डिस्कस करते हैं, तो जरा समझो, एक एक करके डिस्कशन है। सबसे पहला,
ठीक है, सबसे पहला पॉइंट कौन क्या है, तो सबसे पहला देखो, ठीक है, स्ट्रक्चर। इसके स्ट्रक्चर में कौन कौन क्या क्या होता है, तो जरा गौर से बातों को समझिए कि कौन कौन क्या क्या होता है। जो हमारा एक्स होता है ये हमेशा लार्ज साइज का होगा और लो इलेक्ट्रोनिगेटिव वाला होगा, लो इलेक्ट्रोनिगेटिव। एक्स कौन है, सेंट्रल एटम, आप चेक करो, एक्स कौन है, सेंट्रल एटम। और जो एक्स डैश होगा वो हमेशा स्मॉल साइज का होगा। और दोस्तों हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव वाला होगा। पहली बात समझ में आई। इसी वजह से ऐसा लिखा देखते हो IF3 ClBr3, ध्यान है आपको, IF7 इसी तरह का लिखा तो देखते हो आप, BrF3 ऐसा लिखा देखते हो, वो P नहीं है, ऐसा लिखा देखते हो कि नहीं देखते हो। तो ऐसा लिखा देखने का रीजन क्या है, ऐसा लिखा देखने का रीजन यही है, ये देखो। तो पहला पॉइंट, एक्स जो सेंट्रल एटम होगा वो हमेशा लार्ज साइज का होगा, लो इलेक्ट्रोनिगेटिव वाला होगा, और जो अटैच्ड एटम होंगे वो लार्ज साइज के होंगे, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव वाले होंगे। ऐसा होता क्या है, इससे क्या होता है, इसका ये लार्ज साइज का है तो अपने चारों ओर ज्यादा मॉलिक्यूल एकोमोडेट कर पाता है। इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है तो ये क्या करता है, साइज को क्वंच कर देता है, ऑर्बिटल के साइज को क्वंच कर देता है, जिससे ऑर्बिटल ओवरलैपिंग स्ट्रांग हो सकती है ना। तो बात समझ पा रहे हो। अब पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 क्या है, जरा देखो, पॉइंट नंबर 2 कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कब कब क्या क्या बनेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर जरा समझो। तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे पता लगाया जाता है, तो वो उनका साइज बताता है। कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो डिपेंड करता है रेशियो ऑफ, देखिए रेशियो ऑफ किसकी किस पर डिपेंड करता है, रेशियो ऑफ एक्स एंड एक्स डैश। मतलब क्या है, थोड़ा सा मतलब समझाता हूं। साइज ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय साइज ऑफ एक्स डैश, ये रेशियो जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर। और ये रेशियो सबसे ज्यादा बड़ा किस में हो सकता है, आई और एफ में। इसी वजह से IF7 मिलता है। क्यों, क्योंकि ये रेशियो सबसे बड़ा इसमें, एक्स आई यहां आया, एफ यहां आया, सबसे बड़ा रेशियो यही तो जनरेट करेंगे। तो जितना ज्यादा साइज का रेशियो होगा उतना ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। दूसरी बात, नेमिंग, इनका नाम क्या लिखा जाएगा, पढ़ा कैसे जाएगा, है ना। तो नेमिंग कर देते हैं, नेमिंग को चाहो तो नॉमेनक्लेचर लिख लो। तो देखो नॉमेनक्लेचर इनका कैसे करते हैं, देखो नॉमेनक्लेचर, जो एक्स होता है उसका सिंपल नेम करते हैं, मतलब सेंट्रल एटम का सिंपल नेम, जो नाम आप जानते हो। और जो यार एक्स डैश होता है उसका नाम करते हैं हैलाइड विद न्यूमेरिक प्रीफिक्स। मतलब क्या हुआ, समझाता हूं। फॉर एग्जांपल जैसे ये लिखा है IF7, तो जरा बताओ क्या लिखोगे, सेंट्रल एटम कौन है, आई, उसका क्या नाम करना है, सिंपल नेम आयोडीन। और अटैच्ड एटम कौन है, एक्स निगेटिव, वो क्या है, फ्लोरीन, क्या लिखोगे, फ्लोराइड। और न्यूमेरिक प्रीफिक्स कितने फ्लोराइड है, 5 के 7, तो लिखोगे हेप्टा फ्लोराइड, ये कहा जा रहा है ऐसे। यदि कहीं ऐसा लिखा है देखो, तो क्या लिखोगे, फ्लोरीन ट्राई ब्रोमाइड, ये तुमसे कहा जा रहा है कि जो अटैच्ड एटम है, एक्स डैश है, एक्स डैश अटैच्ड बोला गया है, उसको हैलाइड लिखोगे विद न्यूमेरिक प्रीफिक्स।
और जो सेंट्रल एटम होगा उसका सिंपल नाम लिखोगे। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ नंबर, ये सारी बातें पूछी जाती है। थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी। देखो यार दोस्त, थर्मल स्टेबिलिटी की बात की जाए तो कैसे निकालोगे? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो बातें पीछे बताई गई हैं वही कॉन्सेप्ट लगना है। थर्मल स्टेबिलिटी जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स एंड एक्स डैश। एक्स और एक्स डैश के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा थर्मल स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, ये पूछा जाता है। मगर इस बात को छोड़कर, किसको छोड़कर, जरा देखो, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट कौन कौन? CLF, BRF, IF, ये अनस्टेबल होता है, सिर्फ तीन को छोड़कर, जबकि इनका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस सबसे ज्यादा है। होता क्या है, एफ निगेटिव जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, तो इनको ऑक्सीडाइज कर देता है। किसी ने कहा रीजन क्या है, तो रीजन ये है एफ निगेटिव इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्या करता है, यदि एक दो लगे होते हैं ना, तो एक दो लगे होते हैं तो उनको ऑक्सीडाइज कर देता है, मगर ज्यादा लगे होते हैं तो फिर ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है। जैसे मेरे से किसी ने इसका बोला कि इनकी थर्मल स्टेबिलिटी बताओ, मतलब स्टेबिलिटी बताओ, ये देखो, अब बताइए ऑर्डर। तो देखो, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, इसकी 4, ठीक है, इसकी कितनी होती है 2.5, डिफरेंस निकालना है आपको। ये 3, ये 2.8, 2.8 और डिफरेंस क्या है 4। तो बताओ सबसे ज़्यादा डिफरेंस कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, फिर इसकी स्टेबिलिटी और फिर इसकी स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये आएगा, ऐसे, इनको छोड़ दो बाकी सब में ऐसे आएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखोगे, जितना ज्यादा डिफरेंस उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। मान लो कहीं पर इन्होंने आपको फंसा दिया, जैसे पूछा गया इसकी स्टेबिलिटी बताओ, अब इसकी स्टेबिलिटी कैसे बताओगे? यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सेम है, तब थर्मल स्टेबिलिटी कैसे निकालोगे? स्टेरिक हिंड्रेंस, जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा थर्मल स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। इसको हटा दो क्योंकि ये तो अनस्टेबल होता है ना। ये देखो, थर्मल स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, ये स्टेरिक हिंड्रेंस जितना ज्यादा होगा थर्मल स्टेबिलिटी उतनी कम होगी, यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कांस्टेंट कर दिया गया तो। अब नेक्स्ट नंबर देखो, कौन सी हेडिंग है, 4 के बाद 5। 5 नंबर समझिए, बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ एक्स एक्स बॉन्ड। अब इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात कर दे तो ध्यान रखिएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स एंड एक्स डैश। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी। क्यों? बॉन्ड उतना ही तगड़ा बनेगा डिफरेंस की वजह से। जैसे ये देखो, यदि मैं पूछूं कि जरा बताओ कि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग किसका है, तो कैसे बताओगे? ये है, सॉरी, ये है 2.5, ये है 4, ये है 3, ये है 2.8, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी बताओ जरा।
IF का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा ClBr। ठीक है। अब नेक्स्ट 6, हाइड्रोलिसिस। यदि इनकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या बनेगा? तो यार ये भी तो हैलाइड है और ये भी हैलाइड है, तो सेम प्रोडक्ट देगा। सेम प्रोडक्ट मतलब x डैश की पावर n प्लस वाटर। सेंट्रल एटम कौन है इसका? ऑक्सो एसिड बनेगा। ऑक्सो एसिड ऑफ x विद सेम ऑक्सीडेशन नंबर। और दूसरे का क्या बनेगा? हैलाइड। एग्जैक्ट जो रूल था वही रूल है। मतलब यदि आप ऐसा करते हो, ये देखो इधर ध्यान दो, और इसकी हाइड्रोलिसिस कर दी तो आयोडीन की यहाँ कितनी है? 5। 5 वाला बना दो, ये देखो, और वो क्या बनाएगा? ठीक है। मैग्नेटिक नेचर, ऑल इंटरहैलोजन कंपाउंड आर क्या? डायामैग्नेटिक। भाई इनमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, तो ये सब के सब डायामैग्नेटिक, सभी के सभी। 8 नंबर। ठीक है। और क्या? रिएक्टिविटी, मोर रिएक्टिव देन हैलोजन। हैलोजन से ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। किसी ने कहा क्यों? क्योंकि इनमें पोलरिटी होती है, ड्यू टू पोलरिटी। इनका बॉन्ड पोलर होता है ना, तो पोलरिटी की वजह से ये हैलोजन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। यूज्ड एज ए सॉल्वेंट, बहुत सारी रिएक्शन में ये सॉल्वेंट की तरह भी यूज किए जाते हैं। बहुत सारी रिएक्शन में ये सॉल्वेंट की तरह भी यूज किए जाते हैं। 10th, यूज्ड एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होते हैं, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी यूज किए जाते हैं। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होते हैं, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी यूज किए जाते हैं। कौन? इंटरहैलोजन कंपाउंड। तो देखो यार, इंटरहैलोजन कंपाउंड में हमसे इतनी बातें पूछ सकता है, तो इन बातों को हमें गौर से याद रखना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए। तो आज हम लोगों ने कितनी बातें खत्म की, यदि आप गौर से देखो तो इतनी सारी स्लाइडें खत्म की। इन स्लाइडों में यहां से ये देखो, नाइट्रोजन के हैलाइड खत्म किए, सल्फर वाले कंपाउंड के हैलाइड खत्म किए, इंटरहैलोजन कंपाउंड के हैलाइड खत्म किए, ये सारी डिटेल खत्म की। आपका काम क्या है? आपका काम है इनको अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई कर लेना। इन सब चीजों को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, नोट्स बना के रखिए और खूब पढ़ाई करिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे और बची हुई बातों को खत्म करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आपसे लिए इतना ही कहता हूँ, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहें, खुश रहें और अच्छे से मेहनत करें। ऑल द बेस्ट।